नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डायनामिक डीके में। डेली न्यूज विद दिनेश कुमार के आज के वीडियो में हम बात करेंगे 6 मई 2020 की इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में। हमारे आज के वीडियो में एफसीआई, एनसीसी और सीबीएसई जैसी संस्थाओं का नाम आया है। साथ में ओसीआई स्कीम और एक आध स्कीम का जिक्र और हुआ है। कुछ देशों का भी नाम हमारी कुछ न्यूज़ में रहेगा, जिसकी कैपिटल्स को मैंने ब्रैकेट में मेंशन कर दिया है और हाईलाइट कर दिया है ताकि आपकी जनरल नॉलेज इंप्रूव हो। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारे हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन ने कल नई दिल्ली में हाई लेवल ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की 14th बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में कोविड-19 से उत्पन्न स्थिति की समीक्षा, निगरानी और आकलन किया गया। बैठक में कंटेनमेंट रणनीति और कोविड-19 के प्रबंधन के पहलुओं पर गहन विचार विमर्श किया गया और इस दौरान केंद्र और विभिन्न राज्यों में किए गए उपायों पर भी चर्चा हुई। मंत्री समूह ने इस बात की सराहना की कि अब मृत्यु दर जो है हमारे यहाँ पर वो करीब 3.2% है और रोगियों के ठीक होने की जो दर है वो 25% से अधिक है। इसे देश में लॉकडाउन के साथ क्लस्टर प्रबंधन और कंटेनमेंट रणनीति का सकारात्मक प्रभाव माना जा सकता है। मंत्री समूह को बताया गया कि देश के विभिन्न भागों में जो रोगी हैं उनसे निकाले गए नोवल कोरोना वायरस के विभिन्न स्ट्रेन्स की जीनोम सीक्वेंसिंग की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जीनोम सीक्वेंसिंग के माध्यम से एक्चुअली हम इसके इलाज की तरफ बढ़ सकते हैं। इस बैठक में बहुत सारे मंत्री मौजूद रहे और अधिकारी भी इसमें मौजूद थे। बात करते कोविड-19 पर अपडेट की। देश में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़कर 46,433 हो चुकी है। 12,726 लोग इससे अब तक ठीक हुए हैं और 1,568 लोगों की इससे अब तक डेथ हो चुकी है। बात करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के बारे में। सरकार ने कल कहा कि 3,25,000 से अधिक किसानों से 2,682 करोड़ रुपए की दलहन और तिलहन की खरीद की जा चुकी है। रबी सीजन 2020-21 में इस महीने की 2 तारीख तक 2,61,000 टन से अधिक दलहन और 3,17,000 टन से अधिक तिलहन खरीदा गया है। इसके अलावा रबी सीजन में ही जो हमारा फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है उसमें 1,87,00,000 टन से अधिक गेहूं आया है और इसमें से 1,81,00,000 टन से अधिक खरीदा गया है। मौजूदा सीजन में 34 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र पर धान की बुआई की गई है, जबकि पिछले साल 25 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में ही धान की बुआई हुई थी। इसके अलावा दलहन की बुआई का क्षेत्र बढ़कर 8 लाख हेक्टेयर हो गया है, जो कि पिछले साल 5 लाख हेक्टेयर के आसपास था। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना जो है उसके तहत 9 करोड़ से अधिक किसान परिवारों को लाभ पहुंचाया गया है और इस ड्यूरेशन में 18,000 करोड़ रुपए उनको रिलीज किए गए हैं। हमारी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो है उसने विदेशों में फंसे भारतीय नागरिकों के आवागमन के लिए कल दिशा निर्देश जारी किए हैं। विशेष कारणों से विदेश जाने के इच्छुक भारतीय लोगों के लिए भी गाइडलाइन जारी की गई हैं। विदेश में फंसे ऐसे भारतीय नागरिकों को प्राथमिकता दी जाएगी जो किसी संकट के कारण स्वदेश लौटने को विवश हैं और इसमें वे प्रवासी मजदूर भी शामिल हैं जिनकी नौकरी छूट गई है, जिन लोगों का शॉर्ट टर्म वीज़ा समाप्त हो गया है, चिकित्सा इमरजेंसी जिनको है, प्रेग्नेंट वीमेन और जो बूढ़े लोग हैं उनको इस मामले में प्रायोरिटी दी जाएगी। इन सभी को जो विमान का खर्चा है वो खुद उठाना पड़ेगा और विमान में बैठने से पहले उनको ये डिक्लेयर करना होगा कि भारत पहुंचने पर वे कम से कम 14 दिन अनिवार्य रूप से क्वारंटाइन केंद्र में रहेंगे। विमान में बैठने पर सभी यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी और भारत में फंसे जो लोग किसी आवश्यक कारण से विदेश जाना चाहते हैं उन्हें भी थर्मल स्क्रीनिंग करानी होगी। केवल ऐसे नागरिकों को ही विदेश जाने की अनुमति होगी जिनमें कोविड-19 के लक्षण नहीं हैं। सरकार ने विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए अलग अलग देशों से 64 के आसपास फ्लाइट्स का संचालन करने की बात की है। इन उड़ानों का जो संचालन होगा वो 7 मई से लेकर 13 मई तक किया जाएगा इस महीने। इसमें अलग अलग देशों के नाम मैंने मेंशन कर दिए हैं। इसमें यूनाइटेड अरब अमीरात, कतर, सऊदी अरेबिया, ब्रिटेन, सिंगापुर, यूएसए, फिलीपींस, बांग्लादेश, बहरीन, मलेशिया और कुवैत जैसे देश शामिल हैं। इनसे अलग अलग संख्या में उड़ानों का संचालन किया जाएगा। इसी बीच जो हमारी नौसेना है, नेवी ने कहा कि उसके जो 3 वेसल्स हैं, शिप हैं, वो मालदीव्स और संयुक्त अरब अमीरात में फंसे अपने नागरिकों को लेकर आएंगे। इसमें जो हमारा जो INS जलस्व और INS मगर, ये जो 2 शिप हैं, ये मालदीव से भारतीयों को लाएंगे, जबकि जो INS शार्दुल, ये हमारे शिप का नाम है, वो पश्चिम एशिया के देशों से नागरिकों को लाने के लिए दुबई भेजा गया है। सरकार ने कोरोना महामारी के मद्देनजर विदेशों में फंसे 14,800 भारतीयों को वापस लाने की एक डिटेल्ड प्लान जो है वो तैयार किया है। कोविड-19 महामारी के बीच केंद्र 1 सप्ताह में खाड़ी के विभिन्न देशों में फंसे 5,000 से अधिक भारतीय नागरिकों को वापस लाएगी। केंद्र ने सोमवार को घोषणा की थी कि विदेशों में फंसे भारतीय नागरिकों को 7 मई से चरणबद्ध तरीके से वापस लाया जाएगा और जो हमारे एम्बेसीज हैं गल्फ कंट्रीज में वो इस व्यापक अभियान के लिए पूरी तरह तैयार हैं।
सरकार ने विदेशी नागरिकों को जारी किए गए जितने भी वीज़ा थे उनको अगले आदेश तक सस्पेंड कर दिया है। ये वीज़ा पिछले आदेश से इस महीने की 3 तारीख तक निलंबित किए गए थे। ये जो आदेश दिया गया है ये सर्टेन कैटेगरीज पर लागू नहीं होगा। गृह मंत्रालय ने कहा कि सभी वीज़ा अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर रोक की अवधि हटाने तक सस्पेंडेड रहेंगे। गृह मंत्रालय ने कहा कि भारत आने के लिए किसी भी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया, इसके जो कार्ड होल्डर हैं, उनको जारी किए गए मल्टीपल एंट्री लॉन्ग टर्म वीज़ा वे अगले आदेश तक निलंबित रहेंगे। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल पुर्तगाल के प्रधानमंत्री एंटोनियो कोस्टा के साथ फोन पर बात की। दोनों नेताओं ने कोविड-19 महामारी की स्थिति और इसके स्वास्थ्य और आर्थिक दुष्प्रभाव पर नियंत्रण के लिए दोनों देशों में किए गए उपायों पर विचार विमर्श किया। बात करते हैं हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन की। भारत ने 25 देशों को हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन की 28 लाख गोलियां जो हैं उनको सप्लाई किया है। ये ह्यूमैनिटेरियन बेस पे भी सप्लाई की गई हैं और कमर्शियल बेस पे भी। बात करते हैं जेईई और नीट एग्जाम के बारे में। इंजीनियरिंग में एडमिशन के लिए ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम जो होता है उसकी जो मुख्य परीक्षा होगी वो 18 से 23 जुलाई तक आयोजित की जाएगी। हमारे एचआरडी मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने कल घोषणा की थी। देश भर के विद्यार्थियों के साथ चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि जेईई एडवांस्ड की जो परीक्षा है वो अगस्त में होगी। श्री निशंक ने कहा कि नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, जिसको हम नीट बोलते हैं, उसकी परीक्षा जो होगी वो 26 जुलाई को होगी। उन्होंने कहा जो सीबीएसई है उसकी 10th और 12th की जो पेंडिंग जो बोर्ड परीक्षाएं हैं उनके संबंध में भी जल्द ही निर्णय लिया जाएगा। तो अभी केवल नीट और जेईई के बारे में घोषणा हुई है। बात करते हैं आज की लास्ट न्यूज़ की। हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कोविड-19 की रोकथाम के लिए 17 राष्ट्रीय कैडेट कोर और एनसीसी निदेशालयों के योगदान की समीक्षा की। उन्होंने विभिन्न कार्यों में प्रशासन की सहायता के लिए एनसीसी कैडेटों की भूमिका की सराहना की है। एनसीसी के 60,000 से अधिक कैडेट कोविड-19 से निपटने के लिए लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की सहायता कर रहे हैं और इन कैडेट्स में 25% लड़कियां हैं। तो ये एनसीसी का काफ़ी कमेंडेबल रोल है जो कि वो गवर्नमेंट की हेल्प कर रहा है कोविड-19 से निपटने में। बात करते हैं आज स्टैटिस्टिक फैक्ट्स की। दोस्तों आज 6 मई है। 6 मई 1837 को अमेरिका के जॉन डीरे ने स्टील का पहला हल बनाया था। 6 मई 1910 को जॉर्ज पंचम ब्रिटेन के राजा बने। वे अपने पिता एडवर्ड 7th की डेथ के बाद राजा बने थे। ये वही जॉर्ज 5th हैं जो कि 1911 में भारत आए थे और इन्होंने दिल्ली की भारत की जो राजधानी थी उसे कोलकाता से ट्रांसफ़र करके दिल्ली होने की घोषणा की थी। 6 मई 1994 को ब्रिटेन को फ्रांस से जोड़ने वाली द चैनल टनल खोली गई। ब्रिटेन की महारानी क्वीन एलिजाबेथ II और फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांकोई मिटरलैंड ने इसका उद्घाटन किया। ये लगभग 50 किलोमीटर लंबी टनल है और समुद्र के भीतर सर्वाधिक लंबे हिस्से वाली टनल भी ये अपने आप में है। 6 मई 2002 को अमेरिका के एलन मस्क ने स्पेसएक्स कंपनी की स्थापना की थी। ये कंपनी स्पेस के क्षेत्र में काम करती है और एक प्राइवेट कंपनी है। 6 मई 1758 को फ्रांसीसी क्रांति जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था उसके एक बहुत इंपॉर्टेंट फिगर मैक्सिमिलियन डी रोबेस्पियर का जन्म हुआ। उसके अलावा 6 मई 1862 को फिलोसफी ऑफ सिविल डिसोबीडियंस के जनक हेनरी डेविड थोरो की भी मृत्यु हुई। हेनरी डेविड थोरो के सिविल डिसोबीडियंस जो कंसेप्ट थी उसे महात्मा गांधी जैसे लोगों ने बोरो करके अपने राष्ट्रीय आंदोलन में यूज किया था। तो दोस्तों ये थे आज के स्टैटिक फैक्ट्स। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विद ऑल योर फ्रेंड्स। थैंक यू दोस्तों, बाय।